अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैज़ टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला हसन। और आज बात करेंगे नए साल के हवाले से। जी हां, इसी पर फैज़ टीवी ने खुसूसी ट्रांसमिशन का इनेकाद किया हुआ है और इसमें बात करेंगे बहुत सारी। मैं आपको थोड़े से अपने सवालात के वाले से बता दूं ताकि आपको जो इंटरेस्ट है वो हमसे बिल्कुल बना रहे, जुड़ा रहे कि 2020 में क्या हुआ, 2021 में क्या होने वाला है। साथ ही साथ मीडिया ने क्या क्या किया 2020 में आप लोगों के लिए और क्या किरदार रहा मीडिया का, और आइंदा आने वाले दिनों में मीडिया आपके लिए क्या करने को जा रहा है। और पाकिस्तानी मईशत के ऊपर भी बात करेंगे कि पाकिस्तानी मईशत अब मज़ीद जो है 2021 में बेहतरी की तरफ गामजन है या नहीं है। और आलमी सियासत के रुख के वाले से बात करेंगे, जो कि रूटीन में हम देखते हैं कि चेंजेस आते रहते हैं, रुख तब्दील होते रहते हैं। और साथ ही साथ मुल्की सियासत जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी बात की जाएगी कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, पीडीएम क्या करने को जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि पीडीएम वीक हो चुकी है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, आने वाले दिनों में पीडीएम मजीद जो है स्ट्रांग हो जाएगी, बिल्ड हो जाएगी। इस पर भी बात की जाएगी इसी शो के अंदर। और साथ ही साथ खेलों के मैदान वाले से बात करेंगे, जो कि मुसलसल हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिकेट का पर ही होता है, लेकिन हम क्रिकेट में काफ़ी अब वीक हो गए हैं। और कोरोना वबा के हवाले से बात करेंगे। 2020 में ये आ गई थी वबा और काफ़ी हद तक इस पे हमने कंट्रोल किया है। पाकिस्तान के हवाले से अगर बात कर लेंगे, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में ये वबा मज़ीद बढ़ रही है। इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, रियाज मफ्तून साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, और साथ ही साथ उनके हमरा मौजूद हैं सामा खान जो कि वो भी स्टूडियोज में मौजूद हैं। और हमें फ़ोन पे इस वक्त ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट तंजीला मजहर। सबसे पहले बात कर लेते हैं रियाज साहब आपसे। 2020 आपने देख लिया है, ठीक है, 2021 थोड़ी ही देर के अंदर हम दाखिल हो जाएंगे 2021 में। आप क्या समझते हैं 2020 में हमने क्या खोया, क्या पाया? वैसे तो हमने खोया ही खोया है 2020 में। नहीं, फिलहाल मैं यहाँ आपसे इख्तलाफ करूँगा। ऐसा नहीं है, हमने सब कुछ खोया नहीं है, बल्कि बहुत कुछ पाया है, ख़ास तौर से मईशत के मैदान में। और जिसे कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि पाकिस्तान एक तरह से सैंडविच बन गया इंडिया, चाइना और ईरान के दरमियान। राइट। अब आप इस खत्ते में देखिए, ईरान में बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई, इंडिया तो तकरीबन आधे से ज़्यादा बंद हो गया, और वो हमारी तरह का बंद नहीं था, बल्कि बहुत सख्त तरीन लॉकडाउन रहा। और चाइना में और बांग्लादेश में। लेकिन आप जब कंपेयर करें तो पाकिस्तान बहुत बेहतरीन पोजीशन में रहा, और ख़ुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेप्ट किया है कि 3rd नंबर पे बेस्ट कंट्री रहा है। अच्छा, ब्लेसिंग इस लिहाज से रही कि पाकिस्तान की मईशत पर इसके बड़े पॉजिटिव असरात हुए इन कंपेरेटिव। जब आप देखते हैं इंडिया के साथ, हम चूँकि हमेशा इंडिया से मुकाबला करते हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो कॉटन क्लोथिंग के थे और कॉटन गारमेंट्स के थे, बांग्लादेश जो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है अमेरिका को और वेस्टर्न कंट्रीज़ को, उनके ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। ठीक है। और इंडिया के भी हो गए, चूँकि वो उसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे और लॉकडाउन की वजह से। तो वो ऑर्डर्स पाकिस्तान के पास आ गए, जो कि पाकिस्तान 3rd कंट्री था एक्सपोर्ट में। तो अब आप देखिए कि फैसलाबाद की वो इंडस्ट्री जो कि बंद पड़ी हुई थी, आधे से ज़्यादा बंद हो चुकी थी, वहाँ एक बूम की कैफियत है इस वक्त। और पावर लूम्स जो सेक्टर है, ख़ास तौर से जो बड़ा रीढ़ की हड्डी होता है टेक्सटाइल सेक्टर का, वहाँ अरबों रुपए की मशीनरी जो बहुत मोस्ट मॉडर्न डिजिटल है वो इंपोर्ट की गई है, और आउटडेटेड को निकाल दिया गया है। और यहाँ तक कि उनके पास अब वो लेबर्स नहीं है। जो पहले इंडस्ट्री बंद हुई तो वो जो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मईशत के हवाले से हमने काफ़ी कुछ पाया है, काफ़ी कुछ अचीव किया है। तंजीला, आप क्या समझती हैं कि मेरा जो सवाल था खोने और पाने के हवाले से, तो काफ़ी सारी पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं जो कि हमें यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं कोरोना की वजह से। ये एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो में बात होगी, लेकिन मईशत के हवाले से क्या आप इत्तफाक रखती हैं रियाज मफ्तून साहब की गुफ्तगू को लेके? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। सबसे पहले तो आप सब लोगों के लिए दुआएं कि आने वाला साल आपके लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छा साबित हो। आमीन। और ये अच्छी बात होती है कि आप गुजरे हुए साल को एवेल्युएट करें अपनी पर्सनल लाइफ में भी, हमारी जो इज्तिमाई जिंदगी है, हमारी जो कौमी जिंदगी है उसमें। तो जाहिर है जो बात कर रहे हैं रियासत, वो तो कर रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक एक सेक्टर की बात। ठीक है। जब आप इकाई के तौर पे किसी भी चीज को ज़ेरे बहस लाते हैं तो उसका कुछ और तरह का आपके सामने एक मंजर खिंचता है। और अगर आप पूरी हमारी इकोनॉमी को देखें,
जिस तरीके से हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा बड़े हैं और कोरोना ने जिस बुरे तरीके से हमारी मईशत को, हमारी जिंदगियों को हिट किया है, मुझे तो कभी कभी लगता है जो दादोशुमार जमा करने वाले इदारे हैं, पता नहीं वो कहाँ से दादोशुमार जमा करते हैं। क्योंकि अगर आप बड़े शहरों में, मैं छोटे शहरों की बात, अगर आप बड़े शहरों में ही सिर्फ खुद ही जाके देखना शुरू कर दें, दुकानें बंद पड़ी हैं, लोग रेंट नहीं दे सकते थे दुकानों का, उनके बिजनेसेस ठप हो गए, उन्होंने वहां से सामान उठाया, औने पौने बेचा। जो स्पेशली गांव देहातों के लोग आके शहरों में, बड़े शहरों में बसे हुए थे, वो सारे वापस चले गए, घरों के किराए नहीं दे सके। फी जो है वो प्राइवेट स्कूल्स वाले अभी भी ले रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि हालात तो हमारे लिए काफी मुश्किल हुए माशी तौर पे, और अच्छी बात है कि फैसलाबाद की वो एक बिल्कुल डेड इंडस्ट्री रिवाइव हुई है और उससे खुश भी होना चाहिए। लेकिन देखिए, दो मुल्कों की नाकामी की वजह से हमारा नंबर आता है, ये भी हमारे लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि आखिर हम जहाँ हमारे यहाँ भी ज़राअत भी थी, कपास भी थी, और ये हमारी दौलत थी, हमारा असासा था, लेकिन हम उसको उस तरह से संभाल नहीं सके। हमने कुछ शुगर मिल के माफिया की वजह से कपास की अब हम उस तरह से काश्ती नहीं करते जितनी हमें करनी चाहिए। बांग्लादेश हमसे इतना आगे इसलिए चला गया कि उन्होंने वैल्यू एडिशन में बहुत मेहनत की, वो बहुत मेहनती हैं, हम इतने ही चहल पसंद हैं, हमने वैल्यू एडिशन नहीं किया, हमने अपने जो बाहर की दुनिया उसको अट्रैक्ट नहीं किया। तो ये सारा मामला हमें जहाँ पे थोड़ी सी कामयाबी को सेलिब्रेट करने का मौका देता है, वहाँ पे हमें शायद कुछ बुनियादी जो हमारी नाकामियां हैं पूरे ढांचे की, उससे बात करने का भी मौका मिलता है। हमें उससे भी सवाल जरूर करने चाहिए। सफाई का निज़ाम कैसे देखती हैं आप तंजीला? सफाई का निज़ाम भी कुछ खास बेहतर नहीं है वैसे, इसको आप मिस कर रही हैं। अगर आप मसाइल के हवाले से बात करें तो सफाई का निज़ाम भी कुछ बेहतर नहीं है। पहले सिर्फ कराची दिखता था कचरे का ढेर, अब लाहौर की भी कैफियत कुछ वैसी है। बस इस तरह की चीजों का मुकाबला हम कर सकते हैं। देखिए, जो हमारे मुल्क में हम अक्सर रियासत को तो बहुत सारी चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, हम अपनी इंफरादी जिंदगियों में इस मुल्क के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम अपनी जाती जिंदगी में भी वही ताल्लुक अच्छे से निभाते हैं जिसमें कोई खुलूस होगा। जब खुलूस होगा तो आप किसी चीज का नुकसान नहीं करना चाहते। हमारे लोग वो नॉर्दर्न एरियाज में फिरने जाते हैं, कचरे का ढेर वहां पे भी लगा आते हैं। आपकी कराची में इतने खूबसूरत बीचेस हैं, आप वहां पे जाइए, बदबू और कूड़े और पता नहीं क्या क्या ढेर है। तो ये सब हम हैं। मतलब ये मैं नहीं कह रही कि मैं सिर्फ लोगों को मोर्दे इल्जाम नहीं ठहरा रही, ये हम हैं, हमारी यही तस्वीर है। हम इतने ही गंदे हैं, हम घर साफ करते हैं, गली में कूड़ा फेंक देते हैं। मतलब कि आप कह रही हैं कि अगर एक चीज़ का रिवाइवल हो गया तो इसके ऊपर खुश होना चाहिए। अच्छा, हमें एक नया एडिशन हुआ है फैस टीवी के अंदर। तंजीला, आपको बता दूं, नई एंकर पर्सन यहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया है, साइमा खान ने। साइमा खान से पूछते हैं, साइमा वैसे 2020 आपके लिए कैसा रहा? 2020 अगर बात की जाए ओवरऑल पूरी, तो मेरे लिए तो एक बहुत ही बुरा साल रहा, क्योंकि मैंने अपने फादर को खोया है। लेकिन अगर आप मीडिया के हवाले से बात करें या मईशत के हवाले से बात करें तो मीडिया के ऊपर भी ये साल कोई ख़ास अच्छा नहीं रहा, क्योंकि हम खुद इस इंडस्ट्री में मौजूद हैं और हमने जो हाल देखा, हमारा एक माइंड सेट था। एक होता है कि हर दौर में मीडिया के ऊपर एक हाथ रखा जाता है, एक टफ टाइम होता है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, चाहे वो नून लीग का दौर हो, चाहे वो PTI का गवर्नमेंट हो, हर दौर में मीडिया के ऊपर एक हाथ रखा जाता है। लेकिन जब 2018 में PTI की गवर्नमेंट आने के बाद मीडिया के ऊपर जो टफ टाइम देखने में आया, वो 2020 में कुछ इतना सख्त रहा कि हमारे बहुत से जो कोलीग्स थे वो यहाँ पे मीडिया में बेरोजगार भी हुए। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारी मीडिया में उरूज पर रही, ठीक है ना। हमारे बहुत से ऐसे लोग थे जो इस वक्त भी बिल्कुल क्राइसिस में चल रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि 2020 में ओवरऑल अगर पूरी बात की जाए तो मेरे लिए 2020 को इतना खास नहीं रहा। चलिए सब यहाँ पे तो साइमा से बात करूँगा। देखिए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले मर्ज की तशखीस करता है, पता चलता है, और वो उसके बाद फिर उसके कॉज पर जाता है। जब तक आप कॉज को ख़त्म नहीं करेंगे बीमारी ख़त्म नहीं होगी। तो हमने मीडिया का रोना रोया कि साहब बहुत बुरे हालात हैं, लोग बेरोज़गार हो गए हैं, और ये इसका ज़िम्मेदार कौन है? वो मीडिया हाउसेस जो खरबपति हैं और जिनकी एम्पायर्स हैं पूरी, वो अगर 100-200 लोगों को नौकरी से निकालते हैं तो उसके ज़िम्मेदार वो खुद है। वो अपनी, आप प्राइवेट ओनरशिप में आप कॉर्पोरेशंस को देखिए, जब वो लॉसेस में जाती है तो पॉलिसीज़ ऐसी बनाती है कि वो फिर प्रॉफिट में आ सकें। ये तो पल रहे थे सरकारी इश्तिहारात के ऊपर। बिल्कुल सही। और बहुत माजरत के साथ मेरी सारी ज़िंदगी कलम की मजदूरी करते ही गुजरी है, लेकिन सारे सहाफ़ी जो थे मोस्टली अब वो ब्राइब लिया करते थे,
لیتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں. تو اب میں اگر اپنے دور سے بات کروں تو پہلے صحافت ایک مشن تھا. آپ دیکھیں ڈان اخبار نکلا ایک مشن کے تحت, جنگ نکلا مشن کے تحت, نوائے وقت نکلا مشن کے تحت. اب صحافت ایک انڈسٹری بن گئی ہے, اور انڈسٹری میں مالک کا موٹیو خالی یہ ہوتا ہے کہ وہ پروفٹ کمائے. اب پروفٹ کمانے کے لیے جب اس کے اشتہار بند ہو جائیں گے اور اشتہارات کے ریٹ کم کر دی جائیں گے, سرکاری اشتہارات چل نہیں رہے ہیں جس میں تصویریں چھپی ہوتی تھیں کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, تو یقیناً وہ تو بوکھلا گئے. صحافی اس لیے چلا رہے ہیں کہ ان کے جو پرکس تھے وہ ختم ہو گئے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے ایک مالک سوچتا ہے کہ ہاں مجھے یہاں پہ اتنا منافع ہونا چاہیے, لیکن ایک اگر امپلائی اس کے ساتھ کوئی 12 سال یا 15 سال سے منسلک ہے, ایک دم سے اس کو بلا کے دے دیا جائے کہ یار یہ تمہارا ٹرمینیشن لیٹر ہے, یہ پکڑو اور کل سے مت آنا. عبداللہ ٹرمینل لیٹر تو بہت بڑی بات ہے, کالز کر کے جسٹ کہا جاتا ہے کہ کل سے آپ آئیے گا نہیں, آج آپ کا لاسٹ ڈے ہے. مطلب اتنے بہت سے لوگ ہیں. لیکن اس کا ذمہ دار دیکھیے, اس کے ذمہ دار حکومت تو نہیں ہے نا. اگر ایک میڈیا ہاؤس لوگوں کو نکالتا ہے تو اس میڈیا ہاؤس کی خراب پالیسیز, یعنی وہ پروفٹ میں نہیں جا رہا ہے, وہ کہتے ہیں, کلیم کرتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. مثلا ایک بہت بڑا اخبار پاکستان کا, سب سے بڑا اخبار, میں نام نہیں لوں گا, اگر وہ 2 روپے میں بھی بیچے تو وہ پروفٹ کما سکتا ہے. اس لیے کہ آپ ذرا اس کے اشتہارات کیلکولیٹ کر لیجئے اور اشتہارات کے ریٹ دیکھ لیجئے. سنڈے کے دن تو فرنٹ پیج اور بیک پیج پورا اشتہار سے ہی ہوتا ہے. تو یہ ایک لیم ایکسکیوز ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ میڈیا بھی ہمارا ایک بلیک میلر بن گیا ہے. جیسے پہلے میں نے کہا کہ وہ مشن تھا. سر کالی بھیڑ تو سر ہر جگہ, تنزیلہ کو بھی سر شامل گفتگو ہے. تنزیلہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب میڈیا صرف اور صرف اب اس وقت جو ہے بلیک میلر کی صورت میں دیکھ رہے ہیں میڈیا ہاؤسز کو؟ میں یہ ریاض صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ مشن ہوتا تھا. ٹھیک ہے, میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ ہمارے یہاں جتنا بھی یہ جو ہم سوشلسٹ بن جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہمارے میڈیا ہاؤسز میں بھی ایسے نعرے لگتے تھے. 20 سال تو کم و بیش, مطلب 19 سال مجھے بھی ہو گئے صحافت کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, اور ہمیں بھی لگتا تھا کہ شاید جو انقلاب ہے وہ ہم ہی نے لانا ہے اور ساری تبدیلیاں ہماری وجہ سے ہی آنی ہے. صحیح. تو بدقسمتی سے میں نے بہت اپنے ساتھیوں کو دیکھا جو آج بڑے نام ہے پاکستان کی صحافت کے اور بڑے سیلیبریٹڈ اور ریناؤنڈ صحافی ہیں, کہ وہ جس اشرافیہ کے خلاف اپنی جدوجہد کا آغاز کرتے ہیں, اپنے قلم سے, اپنے مائک سے, جس اشرافیہ کی جو اجارہ داری ہے اس کے خلاف بات کرتے ہیں, بالآخر وہ اسی اشرافیہ کا حصہ بن جاتا ہے, وہ خود ہی لیڈ ہو جاتے ہیں. اچھا تنزیلہ, میں آپ سے چاہوں گا کیونکہ ہم بھی جانے ہیں بریک کے اوپر, تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو ہے ایک خوبصورت سا میسج بھی دے 2021 کے حوالے سے, اور میڈیا کو 2021 میں کیسے دیکھ رہے ہیں, اور کورونا کے حوالے سے ضرور ایک میسج اپنا ریکارڈ کرائیے گا. جی ابھی آپ بریک پہ جانے سے پہلے جی بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ جو ہے کورونا کے حوالے سے بھی ایک میسج دے دیں ہمارے ناظرین کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے 2021 کیسا رہے گا اس کی نیک تمناؤں کے حوالے سے بھی اپنی خواہشات کا اظہار کر دیجیے. کورونا کے حوالے سے تو یہی کہوں گی جی کہ بہت بڑی آزمائش ہے ہم سب کے لیے, اور ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے. واپس اپنی زندگیوں میں سادگی لانا اور اپنے وسائل کو صحیح جگہوں پہ استعمال کرنا, اور بہت زیادہ انفراسٹرکچر, بہت بڑے بڑے گھر بنا کے اور بڑی بڑی چیزیں کرنے کے باوجود بھی آپ جب بے بس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ بڑے محدود ہو جاتے ہیں. تو اس محدود ہونے سے میرا خیال ہے ہم سبھی کو کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے کہ ہم نے انویسٹ کہاں کرنا ہے, رشتوں میں, لوگوں میں, لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کورونا نے ہم سب کو یہ سکھایا ہے. اور 2021 کے حوالے سے دعا ہے کہ سب کے لیے بہت اچھا ہو. میڈیا کے لیے بھی جب تک جو مالکان ہیں وہ خلوص نہیں رکھیں گے, اور جو ہمارے سینئر صحافی ہیں, مالکان سے تو ہمارا شاید رشتہ ویسا نہیں ہے لیکن ہمارے اپنے ساتھیوں سے تو ہمارا رشتہ ہے, وہ بھی جب سیٹوں کے ساتھ مل کے سودے کرتے ہیں اور اپنا تھوڑا سا فائدہ لے لیتے ہیں, اور بہت سارے جو مزدور اور کارکن صحافی ہیں وہ بیچارے گھر بیٹھ جاتے ہیں, تو بیسکلی ان کی بددیانتی کی وجہ سے بہت نقصان پہنچا. میں چاہتی ہوں, دعا بھی ہے, خواہش بھی ہے کہ اللہ کرے کہ جو آنے والا سال ہے اس میں کم از کم یہ بددیانتی ختم ہو اور واقعی ہم سارے ایک پیج پہ ہوں, آزادی صحافت کے لیے بھی اور صحافیوں کے حقوق کے لیے. صحیح, آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کر دی کہ بددیانتی جو ہے اس کو اپنے زوال تک پہنچنا چاہیے. تنزیلہ مظہر, آپ کا بہت بہت شکریہ. 2020 کیسا رہا, 2021 کیسا ہوگا, اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. یہاں پر وقت ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہی ہے.
वेलकम बैक नाज़रीन। तो यहाँ पर बात हो रही है 2020 और 2021 के हवाले से। 2021 आने वाला है और क्या लाने वाला है। 2020 जो है वो हमने गुजार लिया है, क्या खोया क्या पाया, इस पर तो गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। लेकिन अब हमें इस टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब ने। निहाल हाशमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फेस टीवी के लिए जो अपना वक्त निकाला। क्या समझते हैं 2020 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे पूरे पाकिस्तान के लिए रहा वैसे ही हमारे लिए भी रहा। हमारे लिए तो जद्दोजहद था, ठीक है, मगर इम्पोर्टेंट नहीं है कि मुस्लिम लीग के लिए कैसा रहा, इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान के लिए कैसा रहा। तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा हर लिहाज से, पाकिस्तान की तरक्की के लिहाज से, माशी तरक्की के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से, मईशत के लिहाज से। मईशत के लिहाज से कैसा रहा निहाल साहब? ये मईशत के लिहाज से पाकिस्तान के लिए 2020 कैसा रहा? बड़ा ये एक भयानक सा तजुर्बा रहा है 2020, क्योंकि हमारी मईशत जो है डिक्लाइन होती रही है। क्यों? अभी रिसेंटली अभी हम लोग यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे थे कि फैसलाबाद की इंडस्ट्री जो है वो तो काफी हाइप पकड़ गई है। फैसलाबाद पूरा पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान जो है वो पेशावर से लेके सरपारकर तक है। फैसलाबाद एक हिस्सा जरूर है और गारमेंट की सनत एक हिस्सा है। हमें देखना पड़ता है हमारे ज़राअत को भी, पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी, ठीक है। तो उसमें तो हमारी बहुत ही तनज़्ज़ुली हुई है। अच्छा निहाल साहब, हमारे साथ जो है इस वक्त रियाज मफ्तून साहब जो है वो भी तशरीफ रखते हैं, वो भी आपसे बात करना चाहेंगे, तो आप उनसे भी गुफ्तगू कर सकते हैं। रियाज साहब, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे निहाल साहब से? अस्सलाम वालेकुम निहाल भाई। वालेकुम सलाम। नहीं, सवाल तो जिसका काम है वो करे। अच्छा मैं आपसे एक अपने लिए मालूमात बिल्कुल कैजुअल से प्रोग्राम है, सब एक दूसरे से बात करें निहाल साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई यहाँ पे करंट अफेयर को इस तरह से शो नहीं हो रहा। बिल्कुल, मैं आपसे कोई सवाल जवाब इस तरह से हम लोग कोई हम तबादले ख्याल कर रहे हैं। आपने अभी बात कही मईशत के लिए बहुत बुरा रहा और बहुत तबाही का, तो ये एक तो वेग सा रिमार्क है, स्वीपिंग रिमार्क। आप कोई ठोस कोई पॉइंट बता सकते हैं, कोई आशारिया, कोई आप कोई इशारिया जीडीपी का और ग्रोथ का हमारी कितनी रही है? मेरे पास जो मुझे पता है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जिस फिस्कल ईयर में 1.5 से 2.5 पाकिस्तान की परसेंटेज ग्रोथ हुई है और 1.08 ट्रिलियन पाकिस्तान का जीडीपी आया है, जबकि 2019 में ये जो था 276 था। तो अब आप मुझे बताइए, बिलियन था वो, तो अब आप मुझे बताइए, आप इस तरह से कोई आदाद शुमार से बताएं ना। ये तो बड़ा स्वीपिंग सा रिमार्क है कि बहुत तबाही हो गई, बर्बादी हो गई और ख़त्म हो गए, मर गए। जो बड़ी कॉमन सी बात है वो ये है कि आपकी जीडीपी कहाँ पे है? कहाँ है जीडीपी, आप बताइए। जीडीपी 5.8 पे छोड़ा था 2017-18 में, आज जीडीपी मनफी पे है। आज आपकी करेंसी कहाँ है? देखिए, जो इकोनॉमी के लिहाज से इम्पोर्टेंट चीज होती है, आपकी करेंसी डॉलर के सामने कहाँ खड़ी है? आपकी करेंसी डॉलर के छोड़े जो हिंदुस्तान के मुकाबले में, बांग्लादेश के मुकाबले में, अफगानिस्तान के मुकाबले में, नेपाल के मुकाबले में, इन सब से हम बहुत पीछे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। कब से डिक्लाइन शुरू हुआ है करेंसी में, आप बता सकते हैं? और ये आपका जो जीडीपी कह रहे हैं आप, कब से डिक्लाइन शुरू हुआ ये? और देखिए, हर चीज़ की कोई रीज़न होती है। जीडीपी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत काउंट होते हैं। हमारी जब इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी और एक्सपोर्ट्स कुछ ना होने के बराबर होंगी, इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी, नई इंडस्ट्रीज़ नहीं लगेंगी, तो हमारा तो करंट अकाउंट भी जो है डेफिसिट में जाएगा, हमारा जो है जीडीपी भी डाउन होगा। जीडीपी तो अब काउंट ही नहीं होता, अब तो जीएनआई काउंट होता है, ग्रॉस नेशनल इनकम। प्रोडक्ट से कुछ नहीं होता। आप प्रोडक्ट बनाकर अपने पास ढेर लगा लें, देखिए जब आप बाहर बेचते हैं तो वो जीएनआई होता है। जब जीडीपी होती है ना, वो होता है ग्रॉस डेवलपमेंट का जो है, उसके ऊपर होता है। जी नहीं, सॉरी निहाल भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक साल में मुल्क में जितनी भी सर्विस प्रोडक्शन होती है वो कहलाती है जीडीपी। नहीं, देखें मेरी बात सुनिए। आज सनतें, आप फैसलाबाद की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की दो बड़ी सनतें हैं, एक स्टील मिल
जो बंद कर दिया और उसके लोगों से जो वादे किए थे वो अफा नहीं किया। दूसरा पीआईए का जो हशर किया है जी, अरे माशाल्लाह हमने डिक्लेयर कर दिया और इंटरनेशनल की जो हमारे पायलटों की जो लाइसेंस है वो जाली है माशाल्लाह। और इंटरनेशनल क्या हुआ कि हम पे पाबंदियां लगा दी गई। अरे तो जो सफीर गश्ती सफीर था पाकिस्तान का पीआईए निहाल वो साहब, आज नेशनल कैरियर की नजर नहीं आता। निहाल साहब, आप सड़कों पे जाए की से निहाल साहब, स्टील मिल का बेड़ागर जो उनके पेंशन्स तक नहीं दी गई थी 2017 से, वो तो इस गवर्नमेंट ने अदा की हैं। अच्छा निहाल साहब, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी मैं करना चाहूंगा कि जैसे कि आपने बताया कि 2020 के हवाले से सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात नहीं करते, पूरे पाकिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में शेख रशीद साहब ने ये कहा है कि नून में से शीन निकल जाएगा और पीडीएम मजीद जो है वो वीक होती चली जा रही है, तो पीडीएम के दोबारा से वैसे ही जो है वो क्राइसिस में टुकड़े हो जाएंगे। तो 2021 में क्या हम इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी हमें? भाई ये शेख रशीद की ख्वाहिशात तो हो सकती है, ख्वाब में तो बिल्ली को भी चेचे नजर आते हैं। शेख रशीद का काम ये नहीं है कि नींद में से शीन और शीन में से काफ और गाफ निकले। जो कुछ भी कर ले पार्टी इंटैक्ट थी है और रहेगी। उनकी ख्वाहिशात और ख्वाब पे हम पैरा तो नहीं बैठा सकते, क्योंकि अभी हमने सबने देखा है निहाल साहब कि जलसे जो है वो तो फ्लॉप है। लाहौर के जलसा किस तरह का था ये तो सबके सामने है। जी आपने अगर लाहौर का जलसा देखा है टीवी के कैमरे से तो फिर कमाल है। हम वहाँ पे खुद देखते रहे, पैदल चलते रहे, घूमते रहे। मैंने तो लाहौर में इससे बड़ा कोई इज्तिमा आज तक देखा ही नहीं। अच्छा एक चीज ये भी सुनने में आ रही थी कि मरियम नवाज साहिबा खुद टेक ओवर करी हैं तमाम तर चीजों को, तो जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नाराज हुई। कतन नहीं हुई। ये तो देखिए जिनका काम है इस तरह के शोषा छोड़ना, उनका काम है शोषा छोड़े। आपको पता है खाली चेयर को जब खान साहब के दिखाया जाता था कि अजीम शान लाखों का मजमा और वहाँ पे 10 लोग बैठे होते, तो यहाँ पर तो मैदान से बाहर 4 गुना लोग थे। दादा दरबार तक जो है वो सर के जाम पड़ी हुई थी। ठीक है, लेकिन मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सवाल ये करना चाहूंगा कि 2021 में क्या मियां साहब क्या वापस आ रहे हैं पाकिस्तान? आप बिल्कुल आएंगे मियां साहब। अब 2021 में, 2020 में, 2025 में जब उनका इलाज मुकम्मल होगा वो आएंगे। अगर आप निहाल साहब आपको एक शेर एक मिसरा सुना दूं, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। उम्मीद है, अब देखिए हालांकि एक बहार आती है या नहीं आती है ये तो कब से सुनने में आ रहा है। निहाल साहब कहाँ चले गए आप? सुनाई नहीं दे रहा शायद आपको, आपने मिस्टर सुना नहीं, आपको जवाब देना है इसके ऊपर। निहाल हाशमी साहब, मेरे ख्याल से निहाल हाशमी साहब जो है वो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद नहीं है। मैं प्रोड्यूसर से अपने कंफर्म करना चाहूँगा क्या निहाल हाशमी साहब अब भी हमारे हमरा इस वक्त मौजूद हैं? ठीक है, निहाल हाशमी साहब को आपने नाराज़ कर दिया। रियाज मफ्तून साहब, आपने इतने फैक्ट्स एंड फिगर उनको बता दिए कि वो ज़रा उनको मुश्किल हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था सुनने पर कोई तैयारी ना और फिर ये जमहूरियत की बात करते हैं। मैंने सिर्फ एक टीवी चैनल को नहीं देखा, हमने दीगर चैनल्स पे देखा। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो टेक ओवर कर रही हैं, पीडीएम को टेक ओवर कर रही थी, जिसके ऊपर काफ़ी नाराज़गी का जो इजहार भी किया गया पीडीएम की दीगर जमातों की जानिब से। और आप देखें ना, इंटरनेशनल मीडिया ने बताया है, हमारा मीडिया तो ये कहते हैं झूठ बोलता है, इंटरनेशनल मीडिया ने बताया है वो ठीक है। निहाल साहब ने फिर से ज्वाइन कर लिया। निहाल साहब आप एक दफ़ा फिर से हमारे हमरा मौजूद हो गए। आपको एक मिस्टर सुनाया था रियाज मफ्तून साहब ने, जो कि शायद आपने उसके बाद उसका जवाब नहीं दिया। क्या मुझे नहीं आवाज नहीं है क्या? चलिए तो अब दोबारा मैं आपको 2 मिसरे सुना देता हूँ। हाँ। एक तो ये है पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, और हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये मियां साहब की आमद के हवाले से इन्होंने मिस्टर सुनाया था। जी मियां साहब की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई है। पाकिस्तान को उन्होंने न्यूक्लियर पावर बना दिया, पाकिस्तान में नेटवर्क बना दिया, एयर का, रेल का, रोडों का, मिसाइल भी बनाया, मिसाइल भी तो बनाया था, F-17 थंडर का, मईशत का $60 बिलियन की हॉक मिसाइल भी तो बनाया था। ख्वाहिशें निकली है निहाल साहब, हॉक मिसाइल भी तो बना लिया था उन्होंने। चले बोलने तो दो उनको, कंटिन्यू तो करने दो। जी जी निहाल साहब, हम चाहते हैं पाकिस्तान और तरक्की करे जिसका वो हकदार है। हम चाहते हैं कि जो ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाते वक्त देखा था उस ख्वाब की ताबीर हो। हम चाहते हैं कि यहाँ पे आइन की हुक्मरानी हो। हम चाहते हैं यहाँ पे दुनिया का बेहतरीन जमहूरी मुल्क हो पाकिस्तान। हम चाहते हैं यहाँ कोई बेरोजगार ना हो। तो हम उस मकसद से आगे बढ़ रहे हैं।
تو بہت ساری خواہشیں ہیں مگر بہت ساری اللہ نے رب العزت سے پوری کی ہے. لیکن دیگر جماعتوں کی اگر بات کر لی جائے تو چلیں دیگر جماعتوں کی بات نہیں کرتے, تو دیگر جماعتیں آپ ہی کے ساتھ ہیں. یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا برملا یہ کہنا ہے کہ اس تک جمہوریت کے سب سے بڑے جو قاتل بننے والے ہیں یہ پی ڈی ایم والے خود بننے والے ہیں, کیونکہ یہ خود ہی جو ہے خلاف باتیں کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے نام لے لے کے ایک ایک بندے کا نام لے لے کے بات کر رہے ہیں. کیا یہ آئین میں ہے کہ امپورٹنٹ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ یا پولیٹیکل جماعت. امپورٹنٹ ہے پاکستان کی عوام, امپورٹنٹ ہے ہماری نظریہ, امپورٹنٹ ہے وہ خواب جو ہمارے شہیدوں نے پاکستان بناتے وقت اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دیا. امپورٹنٹ ہے پاکستان کے اندر وہ نظام رائج ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پہ چلتا ہو. یہ امپورٹنٹ ہے. تو یہاں پہ آپ نہیں سمجھتے میاں صاحب کو یہاں پر ان کا ہونا بھی یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس وقت ان کو لیڈ کرنا چاہیے پی ڈی ایم کو, پی ڈی ایم کے جلسوں میں ان کو خود موجود ہونا چاہیے میاں صاحب کو. وہ خود لیڈ کرے. اور ایک بات بتاؤں, پی ڈی ایم ایک پرماننٹ سیاسی جماعت نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ اپنے مفادات کی خاطر ملے ہوئے ہیں پھر تو نہیں, جمہوریت کے خاطر پاکستان کے عوام. جب کوئی فاسسٹ حکمراں آ جائے تو اسی طرح کی تنظیمیں بنتی ہیں. اچھا میں ایک سوال کروں ہاشمی صاحب, پی ڈی ایم سے پہلے ایک دفعہ اے پی ڈی ایم بھی بنی تھی, شاید آپ کو یاد ہوگا. ایک سوال, جمہوری ملکوں میں یہ روایت رہتی. اس وقت پی ٹی آئی آپ کے ساتھ تھی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون نے ڈچ کیا تھا, الیکشن لڑنے پی ایم ایل این چلی گئی تھی, پی ٹی آئی نے الیکشن نہیں لڑا تھا اس ٹائم پہ. دیکھیے پاکستان میں جب بھی کوئی جبر کی اور کوئی, اور آج اگر بات کی جا رہی ہے تو آج تیار ہے پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن لڑنے کو. پاکستان مسلم لیگ نون بیک آؤٹ وہاں سے کر رہی ہے. بہت اچھی بات یہاں پہ یہ کی جا رہی ہے کہ میاں صاحب آئے, میاں صاحب آ کے اے پی ڈی ایم کو سنبھالیں. ہونا چاہیے, الیکشن بھی ہونا چاہیے اور فری اینڈ فیئر بھی ہونا چاہیے. اچھا اور الیکشن لانا تو ہمارا بنیادی حق ہے. ٹھیک ہے, السلام علیکم, خیریت, الحمدللہ. بس اچھا نہال صاحب, نہال ہاشمی صاحب, آپ اب جو ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے, ٹائم جو ہے کم ہے ہمارے پاس, تو میں یہ چاہوں گا یہ سیاست کی باتیں تو ہوتی رہیں گی. 2020 کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ کرونا نے بھی ہمیں گھیرے رکھا, کاروبار اس طرح سے نہیں رہے. 2021 آنے والا ہے, کیا میسج دینا چاہیں گے نہال بھائی, آپ اپنی طرف سے وہ دے دیجیے گا پلیز. میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ہم ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کی تنقید کو برداشت کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے, درگزر کرنا سیکھیں. ٹالرنس ہم لیول ہمارا بہتر ہونا چاہیے. اپنی پارٹی سے زیادہ ملک سے محبت کرنا سیکھیں. آئین اور قانون کے تابع رہنا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے اور ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا مسلمان ہے اور یہ کتنا بڑا پاکستانی ہے. ہمیں دوسروں کے تنقید کرنے سے پہلے آئینہ خود بھی دیکھنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے, اپنے ماضی حال اور مستقبل کو جائزہ لیں گے تو ہم پاکستان کی خدمت کر سکیں گے. اس ملک میں ہر کوئی ہیرو ہے, زیرو کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے میسج بھی دیا. سائمہ, آپ کو میسج دینا چاہیں گی؟ 2021 آنے والا ہے, 2020 اب جا رہا ہے. بالکل 2021 آنے والا ہے. جو ہم نے اپنے پیارے کھوئے ہیں, جو لاسز ہم نے 2020 میں دیکھے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ 2021 میں وہ تمام چیزیں, اسپیشلی کورونا سے ریلیٹڈ جو ہم نے نقصانات دیکھے ہیں, وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں. ہماری دعا ہے کہ 2021 ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں والا. ریاض صاحب جی, امید اچھی رکھنی چاہیے. فیض صاحب نے کہا تھا کہ نئے سال بتا تجھ میں رکھا کیا ہے, وہی دن ہے, وہی شام ہے, وہی سورج ہے اور وہی چاند ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے لیے نئے سال میں بہت کچھ رکھا ہے. یہ پرانے سالوں میں شاید ممکن تھا, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ جیسا اس نے ہمارے ملک کو محفوظ رکھا ہے کورونا کی تباہ کاریوں سے, اس طرح سے آنے والے سال میں ہم اس سے نجات حاصل کریں گے اور ہم خوشحالی کی جانب انشاءاللہ تعالیٰ 2021 ہمارے لیے خوشحالی کا اور ساری انسانیت کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز 2021 جو ہے خوشحالی کا باعث بنے گا ہمارے لیے. ناظرین, جیسے کہ ہمیشہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنا خیال رکھیں اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں, اور آئندہ آنے والا وقت ہمارے لیے بہترین ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ عزیز. اب ملاقات ہوگی 2021 میں. اپنے میزبان عبداللہ حسن کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.